हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हेलो एवरीबॉडी, कैसी है जनता? बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर हैलोअल्केन्स एंड हैलोरेन्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीयूईटी यूजी 2025 केमिस्ट्री की शुरुआत कर दी थी और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरी वाइंड अप कर दी थी। वन शॉट में क्विक रिवीजन किया था, एक रिकैप लिया था, ताकि हम लोगों को क्वेश्चंस करने में आसानी हो सके। और इस युद्धा रिवीजन सीरीज का आज है पार्ट नंबर 2 यानी लेक्चर 1B, जिसमें हम लोग हैलोअल्केन्स हैलोरेन्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने 13 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे और साथ ही साथ थ्योरी देखी थी। इस लेक्चर में हम लोग बाकी के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। और विश्वास रखना, अगर आपने इन क्वेश्चंस पर कमांड बना ली तो आपके लिए सीयूईटी जो है बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। ये क्वेश्चंस बिल्कुल नीट लेवल तक के हैं, तो बेफिक्र रहना क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और क्या कहते हैं, लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड मोड में है। इसका मैंने प्रीमियर चला दिया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं मेरे को लाइव चैट में। ऑल्दो आपको रिप्लाई नहीं मिल पाएगा मेरी तरफ से, लेकिन मैं आपकी चैट्स के जो डाउट्स हैं, जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं या फिर आपका कोई भी कंफर्मेशन चाहिए आपको, तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दे दूंगा आपको लेक्चर खत्म होने के बाद या लेक्चर के बीच में भी। जो है चैट के थ्रू वो जो है लाइव ऐसे बोल के नहीं दे पाऊंगा, लेकिन चैट के थ्रू दे दूंगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि हम आंसर नहीं दें, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है डिस्कशन के अंदर और आंसर्स भी देने हैं, ये इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आई होप ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर होगी और बिना किसी देरी के हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं और लेक्चर को बिना बोरिंग बनाए आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। ये है क्यूआर कोड टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के। यहाँ से आपको इस सेशन की वीडियो और बाकी सारे सेशन की वीडियो मिलती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में 13 क्वेश्चन हो गए थे हमारे। आज हम 14 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन था जिसमें आपका वो दे रखा था, एक क्वेश्चन था ना जिसका आंसर जिसमें OH ग्रुप था और HCl के संग रिएक्शन हो रही थी। तो मैंने आपको जिसका आंसर मार्क कराया था वो सही मार्क कराया था, वो ऑलरेडी मैंने सही मार्क कराया था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि एक बार छोड़ देना, लेकिन वो आंसर मैंने सही कराया था आपको। जो आपका OH ग्रुप बेंजीन पर डायरेक्टली लगा हुआ है आपका, इस तरीके से था ना लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपको पूछा गया था। तो देखो यहाँ वाला जो OH ग्रुप है, ये वाला तो छोड़ेगा नहीं, ये वाला तो छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि रिंग इससे sp2, ये sp2 सेंटर है, रिंग इससे अनस्टेबल बन जाएगी। कौन सा छोड़ेगा? ये वाला छोड़ेगा। तो ये वाला जो है ना CH2OH, ये वाला छोड़ के यहाँ पे Cl लग जाएगा, है ना। तो यही वाला आंसर था। लास्ट टाइम शायद कुछ कंफ्यूजन हो गया था, तो आज मैं ये कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ और आगे के हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है अल्कोहल्स के हैलोजन एसिड्स के साथ। मुझे पता है हैलोजन एसिड्स के संग जब अल्कोहल की रिएक्शन होती है, जब हमारा कोई अल्कोहल है और हैलोजन एसिड्स के संग रिएक्शन हो रही है, तो इसमें हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को देखते हैं। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को मद्देनजर रखें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या ऑर्डर फॉलो करती है? ये ऑर्डर फॉलो करती है 3-2-1, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन की और स्टेबिलिटी की बात करें अगर, तो यहाँ पर CH2 पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, लेकिन इसके आगे जाके ये रीअरेंजमेंट होगी इसके अंदर, ये यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, इस पर पॉजिटिव आएगा। तो ये टर्शरी वाला जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा, टर्शरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो रिएक्टिविटी भी टर्शरी वाले की सबसे ज्यादा होगी। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, ठीक है। समझ में आई? आगे बढ़े, आई होप आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा अल्कोहल यील्ड करेगा कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा अल्कोहल है आपका इनमें से जो कि एल्काइल क्लोराइड देगा कौन HCl के साथ। पिछली बार वाले जैसे क्वेश्चन ही है, जैसे पिछली बार लास्ट क्लास में कराया था वैसा ही ये क्वेश्चन है।
बस पिछली बार जो है बेंजाइलिक वगैरह के बारे में था, ये एल्फेटिक अल्कोहल दे रखे हैं, इसका आंसर आपको बताना है। अरे यहाँ पे एक चीज रह गई ना, यहाँ पे वही देख रहा था मैं, यहाँ पर नीचे कुछ है ना, एक मैं देख के बताता हूँ, ये नीचे एक प्रिंटिंग में एरर हो गया, नीचे है CH3, नीचे है CH3, ठीक है, नीचे CH3 है, वो रह गया था, वो लगा लेना, ठीक है। हाँ जी, अगेन वही वाली बात है, कौन सा अल्कोहल एल्काइल क्लोराइड देगा, तो अल्कोहल है, एल्काइल क्लोराइड देना है अल्कोहल को, तो एल्काइल क्लोराइड कैसे देगा, किससे रिएक्शन करके, हेलो एसिड से रिएक्शन करके देगा। अगर हेलोजन एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, इसके अंदर अगेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखी जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखने के लिए क्या करते हैं हम, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखने के लिए क्या करेंगे, ये वाला ऑर्डर फॉलो करता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। और कैसे दिखते हैं ये वाली चीज भी, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से, अल्फा हाइड्रोजन जहां ज्यादा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा। और इसके अंदर एक और चीज याद रखना है, इसके अंदर होता है वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट। क्या होता है, वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट। वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट का क्या मतलब है कि अपने आप को अरेंज कर लेता है कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल फॉर्म में। इसका मतलब है कि जहां इस तरह से अरेंज कर लेता है कार्बोकेटाइन अपने आप को जहां पर अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा हो जाए। तो अगर यहां देखें तो ये देखो इस तरह से प्राइमरी है, ठीक है। इधर देखें तो यहाँ पे इस तरह से है, ये सेकेंडरी है। यहां देखें तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पर CH2 पॉजिटिव हो गया। तो तुम्हें क्या लगता है कहानी यहीं रुक जाएगी, नहीं, कहानी यहां नहीं रुकेगी, ठीक है। एक दो तरह की शिफ्ट होती है, एक होती है मिथाइल शिफ्ट और एक होती है आपकी मिथाइल शिफ्ट कह लो या एल्काइल शिफ्ट कह लो, और दूसरी टाइप की होती है हाइड्रोजन शिफ्ट, ठीक है। एक होती है मिथाइल शिफ्ट और एक होती है हाइड्रोजन शिफ्ट। अगर ये CH2 पॉजिटिव है तो इस तरीके की इससे बना लेगा, ये किस तरीके से बनाएगा, कि इस तरीके से अपने आप को बनाएगा कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम हो जाए। यहाँ पर ये किस तरह की बन रही है, अगर ये कार्बोकेटाइन बनता तो ये प्राइमरी बनता, लेकिन ये अपने आप को शिफ्टिंग कर लेगा, शिफ्टिंग करने से ये अपने आप को मोस्ट स्टेबल फॉर्म में ले आएगा। लेकिन अगर मोस्ट स्टेबल फॉर्म में भी लाएगा तब भी ये सेकेंडरी बन पाएगी, टर्शियरी तक नहीं जा पाएगी, ठीक है। अगर ये अपने आप को जो है मीरविन शिफ्ट से इस तरीके से यहाँ भी ले आए, ऐसे ले भी आए, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये दोनों शिफ्ट के बारे में ध्यान में रखना। लास्ट वाले क्वेश्चन में देखें तो लास्ट वाले पार्ट में क्या है, लास्ट वाले पार्ट में टर्शरी है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे टर्शरी है। टर्शरी कैसा होता है, मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइन होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, बिना किसी देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंपाउंड Y बताना है इस रिएक्शन के अंदर। दो रिएक्शन इसमें कॉमन दे रखी है, NaNO2HCl आपको पता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस की जगह बस उसने क्या दे दी है 276 से 278 केल्विन, यानी ये इनडायरेक्टली 0 to 5 डिग्री सेल्सियस आइस कोल्ड मिक्सचर और NaNO2 और HCl दे रखा है, यानी डायएजोटाइजेशन का स्टेप दे रखा है, यहाँ पे डायएजोटाइजेशन का स्टेप दे रखा है। हमें पता है डायएजोटाइजेशन के स्टेप से BDC बनता है, यानी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस तरीके से बनता है एनिलीन से। अब Cu2Cl2 है, Cu2Cl2 से किस तरह की रिएक्शन होगी, ये वही सैंडमैन गेटरमैन वाला स्टेप है। सैंडमैन गेटरमैन वाला स्टेप में बस इसमें Cu प्लस HCl दे दिया या CuC2Cl2 दे दिया, वही वाला स्टेप है। इसमें चीज एक ही बननी है, Y क्या बनना है, इसके अंदर ये बनेगा आपका हेलो एल्केन, और अगर क्लोरीन दे रखा है यहाँ पे तो कुछ नहीं बनना है, यहाँ पे आपका क्या बनना है, क्लोरो बेंजीन बननी है। क्या बनना है यहाँ पे, क्लोरो बेंजीन बननी है, ठीक है। स्टैंडर्ड रिएक्शन है। अगर आपको इसकी जगह Cu प्लस HCl दे रखा होता तो भी आंसर सेम होता। डेट इज बस कि आपका सैंडविच है या गैटरमैन है, इसका फर्क है, इसमें और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, टोलुइन की हैलोजन के संग रिएक्शन आयरन 3 क्लोराइड के संग ऑर्थो पैरा हैलोजन कंपाउंड देता है, ये रिएक्शन किस तरह की रिएक्शन है ये बताना है हमें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल बेसिक पे चोट मार रहा है ये, और जिसने भी अच्छे से पढ़ा नहीं होगा उसके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, उसे दिक्कत आएगी इस तरह के क्वेश्चंस में। टोलुइन की रिएक्शन है, ये रहा टोलुइन, रिएक्शन हो रही है हैलोजन के साथ, सपोज करो एक्स एक्स, इस तरह से हैलोजन के साथ रिएक्शन हो रही है। साथ में क्या दे रखा है, Fe
Cl3 दे रखा है, ये कैसे काम करेगा, ये एक लुईस एसिड का काम करेगा। कैसे काम करेगा, लुईस एसिड का काम करेगा। ये एक अडक्ट बनाता है, क्या बनाता है, ये अडक्ट बनाता है। ऑर्थो और पैरा पर प्रोडक्ट आएंगे। ऑब्वियसली बात है, जब ये मॉलिक्यूल जो है ये किस टाइप का है, बेंजीन है। बेंजीन खुद में कैसी है, इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों है, यहाँ पर CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे अटैक नहीं होगा, बेंजीन पर अटैक नहीं होगा, या बेंजीन अटैक करेगी, बताना जरा, बेंजीन पर अटैक होगा या बेंजीन अटैक करेगी। ऑब्वियसली बात है बेंजीन अटैक करेगी, बेंजीन पर अटैक नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन खुद में इलेक्ट्रॉन रिच है। यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाए, ठीक है। तो बेंजीन पर अटैक नहीं होगा, बेंजीन अटैक करेगी। अगर बेंजीन अटैक करेगी तो न्यूक्लियोफिलिक तो नहीं होंगी रिएक्शन, ठीक है जी, न्यूक्लियोफिलिक काट दिया। अब किस टाइप की रिएक्शन हो सकती है, फ्री रेडिकल एडिशन हो सकती है। अरे भाई बेंजीन खुद ही रिच है, तो बेंजीन पर कोई चीज चिपकेगी क्यों इस तरीके से। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन, अगर एलिमिनेशन करनी थी तो एलिमिनेशन करके एल्कीन किस तरह से बन सकती है, क्या ये बन जाएगा प्रोडक्ट, ये बनेगा क्या, ये तो कतई नहीं बन सकता। 5 बॉन्ड होगा यहाँ पे, ये तो कतई नहीं बन सकता। तो क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन ही हो सकता है। एलिमिनेशन कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ये यहाँ जाएगा, इसका ये बॉन्ड जो है इस पर अटैक करेगा और इसे बाहर निकाल देगा। इसी टाइप का बन सकता है। ऑर्थो और पैरा पे हेलो, या एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पे हेलो बन जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कौन सी एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन वो बेसिकली मुझसे पूछ रहा है कौन सी फिंगरस्टीन रिएक्शन है। उसने हेलोजन एक्सचेंज बोल दिया फिंगरस्टीन, और मुझे पता है फिंगरस्टीन रिएक्शन जो होती है वो आयोडाइड एक्सचेंज की रिएक्शन है। स्वार्ट्ज रिएक्शन अगर पूछता तो स्वार्ट्ज रिएक्शन फ्लोराइड की होती है, बोराडिन उच्चका ब्रोमाइड की होती है, ठीक है। सॉरी, हाँ सही तो कह रहा हूँ, है ना। तो इसमें से कौन सी रिएक्शन है जो हेलाइड की एक्सचेंज की रिएक्शन है, आयोडाइड होता है इसके अंदर। आयोडाइड की सिर्फ यही है, क्योंकि एक्स है, एक्स की जगह रिप्लेस होके आई आ गया, साफ साफ दिख रहा है कि ये वाली एक हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है, ठीक है। इस तरह से एग्जाम में अगर इसने इसका पूछ लिया है तो एग्जामिनर जो है आपसे स्वार्ट्ज रिएक्शन, बोराडिन हुट्ज़ेकर रिएक्शन या फिर बाल-शीमन रिएक्शन भी पूछ सकता है। सब ये हेलाइड एक्सचेंज कर देती है। कोई ब्रोमाइड लगाती है तो कोई फ्लोराइड लगाती है तो कोई आयोडाइड लगाती है। सैंडवेयर है तो वो क्लोराइड लगा देगी। नेक्स्ट देखो, सारे क्वेश्चंस को पॉज कर करके जो है सॉल्व करना है, ये बात का याद रखना, ठीक है। ये बात का याद रखेंगे सब। हम्म, ठीक है। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलो जी, आगे मूव करते हैं। रैपिड मोड में चला रहा हूँ बिकॉज वी हैव पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, और उसके साथ ही साथ में काफी चीजें और भी लाइंड अप हैं, है ना। कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे इस रिएक्शन के लिए, रिएजेंट बताना है हमें इस रिएक्शन के लिए कौन सा यूज करेंगे, ठीक है। रिएजेंट बताना है इस रिएक्शन के लिए कौन सा यूज करेंगे, बताओ रिएजेंट बताओ। क्या हो रहा है यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 CH3 क्या है हमारे पास, ब्यूटेन है। ब्यूटेन से हो क्या रहा है, ब्यूटेन का, ब्यूटेन से इस तरह से क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है अलग अलग जगहों पे। जब भी ऐसे अलग अलग जगहों पर सब्स्टिट्यूशन होता है तो ये रिएक्शन एक फ्री रेडिकल पाथवे से जाती है, फ्री रेडिकल पाथवे से जाती है, और फ्री रेडिकल पाथवे में भी मेजर माइनर गवर्न होते हैं। तो ये Cl2 और यूवी लाइट के प्रेजेंस में होगी, आयरन के प्रेजेंस में डार्क में नहीं होगी। Cl2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ डार्क भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगा Cl2, क्योंकि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, ठीक है।
लेकिन इसके अंदर भी परसेंटेज जो है परसेंटेज डिपेंड करती है कि कौन मेजर बनेगा कौन माइनर बनेगा। फ्री रेडिकल रिएक्शन है, क्लोरीन रेडिकल जो है इसके अंदर आपका बनेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, पूछा हुआ है कौन सा मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछा गया है कौन सा मॉलिक्यूल इसमें एसिमेट्रिक है। जल्दी बताओ। अरे देखो, यहाँ पे एक तरफ Cl है, एक तरफ Br है, एक तरफ I है, एक तरफ H है। कैसा है, एसिमेट्रिक है, बिल्कुल है। ए तो है ही है, यानी ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब क्या बचा, ABC ABC ACD, यानी सी तो है ही है सब में। सी है और सी है, तो सी तो चेक करना नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, सी तो हो गया। और ऑब्वियस सी बात है, दिख भी रहा है OH है, H है, CH3 है, C2H5 है, ये तो दिख भी रहा है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या हो गया बी में, यहाँ क्या हो गया बी में, D है, I है और Cl है, Br है। D है, I है, Cl है, Br है। सिमेट्रिक है, बिल्कुल भी नहीं है, एसिमेट्रिक है। यानी ABC तो हो गए, ABC तो हो गए। इसका मतलब है आपका डी ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, फोर्थ भी नहीं है। अब बात आती है सिर्फ और सिर्फ डी को चेक करने की। तो डी में दो OH है, इसका मतलब क्या है, डी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है पर एसिमेट्रिक भी नहीं, ठीक है, एसिमेट्रिक नहीं है डी। तो आपका पूछा गया है एसिमेट्रिक कौन सा है, तो एसिमेट्रिक सिर्फ ए बी और सी है, डी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप पूछा गया है कौन सा स्ट्रक्चर एनेंशियोमेरिक है विद ए, इसका एनेंशियोमर पूछा है। अगर मैं एनेंशियोमर की आपको ढंग से डेफिनेशन बताऊं तो एनेंशियोमर की डेफिनेशन होती है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना दे, और बस यही है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना दे। अब मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं आपको आरएस का, इसके अंदर आरएस से सिखाऊंगा ये, ठीक है, आरएस से सिखाऊंगा। ये बोर्ड के सिलेबस में आपने नहीं किया होगा, आरएस के मेथड से सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। आरएस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आपने ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन सुनी होंगी एल्कीन के अंदर, इसमें क्या होता है, अगर एल्कीन में दो सेम प्रायोरिटी वाले ऑपोजिट साइड में होंगे तो वो आपका ई होती है, अगर सेम साइड में होंगे तो वो जेड कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये सुना होगा, ठीक है। ऐसे ही होती है आपकी आर और एस कॉन्फ़िगरेशन, रेक्टर और सिनिस्टर, ठीक है, इस ये वाली कॉन्फ़िगरेशन होती है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर आपका लगता है सीआईपी रूल, यानी कैन इन गोल्ड प्रीलॉग सीरीज लगती है, सीआईपी रूल लगते हैं इसके अंदर। और सीआईपी रूल कहता है कि पहले एटॉमिक मास देख लो, एटॉमिक नंबर देख लो, इस टाइप से प्रायोरिटी डिसाइड कर लो। प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं, इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो है ये कॉन्फ़िगरेशन 3D में है, इस बात का ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनो इस बात को। वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन है, अगर वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन में सीआईपी रूल लगाने के बाद अगर रोटेट करेंगे हम, और अगर चौथी प्रायोरिटी जो है वो, या फिर एक काम करो, वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन असाइन करी, सीआईपी रूल लगाए और फोर्थ प्रायोरिटी डिसाइड, 1 2 3 4 चार प्रायोरिटीज है, चारों प्रायोरिटी असाइन कर ली, घुमाया, क्लॉकवाइज आया तो आर होगा, एंटी क्लॉकवाइज आया डायरेक्शन तो एस हो, एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, ठीक है। क्लॉकवाइज तो आर, एंटी क्लॉकवाइज तो एस। कब, जब फोर्थ पोलैरिटी डैश पर हो या फिर उसके ऑपोजिट पे हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश है उसके ऑपोजिट पर नहीं आई, ये आई उसके बराबर में या फिर क्या कहते हैं वेज पे, तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाता है, जो आर है वो एस बन जाता है, जो एस है वो आर बन जाता है। बताता हूँ पूरा, चिंता मत करो, अभी बताता हूँ पूरा, समझ में मुझे पता है नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ, चिंता मत करो।
लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. Let me take few pens and let me give you an example. देखो, ये दो बॉन्ड जो है हमारा जो है मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल शेप का होता है ना, स्टेरिक नंबर 4 वाला. इसका मतलब क्या है कि स्पेस में जो स्पेटियल अरेंजमेंट होती है उसके अंदर जो होता है, एक मिनट में को, हाँ, जो स्पेटियल अरेंजमेंट होती है, हमारी स्पेस में अरेंजमेंट होती है, उसमें दो बॉन्ड तो इन प्लेन होते हैं. अब ये मैं आपको 2D में 3D दिखा रहा हूं, इसलिए आपको देख रहा, दो बॉन्ड तो इन प्लेन होते हैं, ये इन प्लेन बॉन्ड है. एक बॉन्ड जो होता है ये वाला बॉन्ड, ये आपको ये होता है इन द प्लेन, और सॉरी दो बॉन्ड होते हैं इन द प्लेन. एक बॉन्ड जो है बाहर का होता है, एक बॉन्ड जो है वो अंदर की तरफ होता है. ठीक है, इस टाइप से चार बॉन्ड होते हैं. देखो एक चौथा ये यहां दिख रहा है, ये वाला देखो, चार बॉन्ड दिखा दिए मैंने, ये देखो चार बॉन्ड दिख रहे हैं. ये वाला बॉन्ड देखो आपकी तरफ है, ये कैसा है, कैसा है ये, अगर मैं आपकी तरफ दिखाऊं आपको तो उल्टा दिखेगा ना ये. तो मेरी तरफ से अगर मैं अपनी तरफ कहूं तो ये मेरी तरफ आ रहा है ये, या मेरी तरफ आ रहा है यानी अबव द प्लेन है. और जो आपकी तरफ जा रहा है, देखो ये आपकी तरफ जा रहा है, ये वाला आपकी तरफ जा रहा है, ये मेरे लिए है क्या, बिलो दी प्लेन. ठीक है, तो इस टाइप की चार बॉन्ड्स होते हैं आपके स्पेस के अंदर. तो जो वेज है, वेज रिप्रेजेंट करता है, ये जो वेज है ना, ये वेज, ये वाला वेज, ये रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड अबव द प्लेन. यानी ये जो प्लेन में मुझे दिख रहा है ऊपर आता हुआ, यानी ये अभी तो मेरे को 3D में इस तरह से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, लेकिन पेपर में कैसे ड्रॉ करूंगा मैं, पेपर तो 2D है ना. पेपर में ड्रॉ करने के लिए हम वेज और डैश का सहारा लेते हैं. अगर वेज और डैश का सहारा लेते हैं तो ये जो बॉन्ड्स हैं, प्लेन बॉन्ड्स, ये वाले प्लेन बॉन्ड्स हैं, इन प्लेन बॉन्ड्स को हम लोग जो है लाइन से दिखाते हैं, ये रहे वो प्लेन बॉन्ड्स. और जो वेज वाला है उस ये वेज वाला ये रहा, मेरी तरफ आ रहा है ये. तो आप देखो, अगर आपको आपकी तरफ करूं मैं तो ये वाला बॉन्ड है, ये जो मेरी तरफ आ रहा है उसे मैंने वेज से दिखाया है. और जो बॉन्ड अंदर जा रहा है, अंदर की तरफ है, वो मैंने डैश से दिखाया है, वो ये वाला है. ठीक है, वो ये वाला है, देखो ये वाला. तो चार बॉन्ड इस तरीके से हैं 3D के अंदर, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, फिशर और जो है फिशर में कन्वर्ट करने का तुम वो मत करो, फिशर में कन्वर्ट करने का भी होता है, वो कभी हम बाद में देखेंगे जब मैं नीट पढ़ाऊंगा, तो नीट वालों को बताऊंगा ये चीजें. तो लेकिन आपको अपने लेवल पर इस सब की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो इस तरीके के चार बॉन्ड्स होते हैं. चार बॉन्ड्स हो गए. चार बॉन्ड्स होने के बाद हम प्रायोरिटी असाइन करते हैं, या तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर आ जाए या तो एटॉमिक मास के बेसिस पर आ जाए. CIP रूल्स लगाते हैं, इतना बात ध्यान में रख लेना, ज्यादा दिमाग मत लगाना, जितना बता रहा हूँ मतलब उतना ही ध्यान में रखना, इतना डिटेल में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला क्योंकि ये चीज बोर्ड के सिलेबस में नहीं. ठीक है, फोर्थ प्रायोरिटी असाइन करते हैं हम. प्रायोरिटी असाइन करने के बाद अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर आई या फोर्थ ऑपोजिट पर आई तो साइन सेम रहते हैं, वरना पलट जाते हैं. अब इसका क्या मतलब, सबसे ज्यादा एटॉमिक मास किसका है, ऑब्वियसली ब्रोमीन का. ब्रोमीन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी. ठीक है, सबसे कम किसका है, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन को लीस्ट प्रायोरिटी मिलेगी. 4 हो गई. अब बचा C2H5 और CH3. C2H5 का मतलब क्या है, कार्बन के बगल में एक कार्बन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा और फिर एक कार्बन होगा. इसका मतलब यही है. इस कार्बन को मैं 1 मान लेता हूं, तो ये 1 वाला ये है, 2 वाला ये है. इस कार्बन के बगल में जो कार्बन होगा, देखो ना, इस कार्बन के सॉरी 1 वाला जो है कार्बन ये है, C2 है ना ये, तो इसमें C2 का मतलब है C1 और C2. तो एक कार्बन इस वाले कार्बन के बगल में ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, वो ये वाला मान लो, 2 कार्बन है ना, उसमें से एक मान लो. एक कार्बन ये वाला जो है वो ये वाला मान लो, ये वाला. तो यानी ये वाला जो कार्बन है वो कितने कार्बन से बंधा हुआ है, एक C2H5 का मतलब क्या है, CH2 CH3, यही तो मतलब है. यानी ये वाला कार्बन एक साइड से हाइड्रोजन से बंधा होगा, दूसरे साइड से भी हाइड्रोजन से बंधा होगा, तीसरे साइड से कार्बन से बंधा होगा और चौथे साइड से भी कार्बन से बंधा होगा.
यही मतलब है, यही मतलब है कि नहीं? एक बात दोबारा समझो, ये नई चीज है, इसमें टाइम देंगे। C2H5 मत मानो इसे मान लो ये लिखा है CH2CH3। तो अगर प्रायोरिटी देने की बारी आई इन दोनों में, तो ये वाला जो कार्बन है ये तीन तरह से हाइड्रोजन से बंधा हुआ है और एक तरफ कार्बन से ज्वाइंट है। मानते हो इस बात को? इतनी बात तो क्लियर है। यहाँ 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है और एक कार्बन से जुड़ा है, जबकि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये तो एक तरफ, दो तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक तीसरा वाला इस कार्बन से जुड़ा है और चौथा वाला भी ये वाला कार्बन से जुड़ा है। यानी ये वाला कार्बन जो है ये 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो अगर इन दोनों में प्रायोरिटी बांटने की बात आएगी तो हम प्रायोरिटी इसे प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है, तो एटॉमिक मास को प्रायोरिटी देते हैं, तो एटॉमिक मास कार्बन का ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। तो इसको इसके CH3 और C2H5 में अगर कंपेयर करें तो प्रायोरिटी C2H5 की ज्यादा होती है CH3 से। क्यों? क्योंकि इसकी ये जो है 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, जबकि CH3 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और प्रायोरिटी देंगे जिसके पास कार्बन ज्यादा हो, तो कार्बन इसके पास ज्यादा है तो एटॉमिक मास इसका ज्यादा होगा, तो इससे प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आई होप। प्रायोरिटी असाइन हो गई, बस अब इतना काम हो गया। 1 2 3 4 हो गई, और अगर जो ये जो बच रहे हैं इसकी प्रायोरिटी हो गई 3rd। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी हो गई 3rd। तो हमें कहां से जाना है? हमें जब भी हम चेन चलाएंगे CIP की, तो हमें 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 इस तरीके से जाना होता है। तो चलो चलते हैं, 1 से 2, 2 से 3 इस तरीके से चेन चलेगी। ये चेन चल रही है, कैसे चल रही है चेन? ये क्लॉकवाइज चल रही है, क्लॉकवाइज चल रही है ना, ये क्लॉकवाइज। तो मतलब कैसी कॉन्फ़िगरेशन है? आर कॉन्फ़िगरेशन। क्लॉकवाइज में बोला था आर होगी, लेकिन कब होगी? जब चौथा वाला डैश पर हो या उसके ऑपोजिट पर हो। चौथी प्रायोरिटी कहाँ है? डैश पर है क्या? नहीं, डैश पर थोड़ी है चौथी प्रायोरिटी, ये तो ये कहते हैं इनबाउंड इन प्लेन में है, डैश पर तो नहीं है। क्या डैश के ऑपोजिट वाले पर है? डैश का ऑपोजिट वाला क्या होता है? ये था डैश का ऑपोजिट वाला, तो C2H5। क्या चौथी वैरायटी C2H5 पर आई है? नहीं, ये इस पर नहीं आई, डैश के बगल वाले पे आई है, डैश के ऑपोजिट वाले पर नहीं आई, डैश के बगल वाले पे आई है। तो यानी ये आर नहीं होगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी एस। साइन पलट जाएंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है एस। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है एस। अब एनोन्शियोमेरिक कौन होगा? इसके एनोन्शियोमेरिक वो होगा जिसमें एस की कॉन्फ़िगरेशन आर में चेंज हो जाएगी। एस से किस में चेंज हो जाएगी? आर में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, आर एस करके नहीं आता है, तो फिर आपको इमेजिन करने में तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर फिर हम बॉन्ड रोटेशन करते हैं अलोंग 180 डिग्री, इवन नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये सब करते हैं। ये चीज आपके लिए बहुत टफ है और ना ही आपके सिलेबस में है ये वाली चीज, तो इसलिए हम ये वाली चीज से तो हम डील ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये चीज समझ में आ जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं आ जाती है तो इसे छोड़ देना, दिमाग मत लगाना इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं बस एक, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। ठीक है, वैसे चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट और जेई में तो आती ही आनी है ये। ओके, तो देखो एस कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जहां आर मिल गई वो चीज हमारी एनोन्शियोमेरिक हो जाएगी। इसके कॉन्फ़िगरेशन बांटो 1 2 3 और 4, यही है। घुमाओ 1 से 2, 2 से 3 इस तरीके से घूम रही है। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एस। चौथी प्रायोरिटी डैश पर है? नहीं। डैश के ऑपोजिट पर है? नहीं। तो वो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, एस की जगह आर हो जाएगा। एस था क्वेश्चन में, आंसर ऑप्शन 1 में आर हो गई, यानी एस थी आर हो गई, पलट गई, यानी इसका एनोन्शियोमर ये है, यानी इसका एनोन्शियोमर ये है फर्स्ट वाला। आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा बाकियों को चेक करके दिखा देता हूं। ये देखो पहले 1 2 3 और 4, घुमाओ 1 से 2, 2 से 3 इस तरीके से घूमेगा। क्या है ये? एंटी क्लॉकवाइज एस होना चाहिए था। चौथी प्रायोरिटी डैश पर है, हाँ चौथी प्रायोरिटी डैश पर है, तो ये एस का एस ही रहेगा, ये पलटेगा नहीं। ठीक है, ये एस ही है। एस का अगर एस मिलेगा तो मतलब एनोन्शियोमर नहीं है। यहां देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे जाओ। प्रायोरिटी क्या होना चाहिए था? आर होना चाहिए था। चौथी प्रायोरिटी डैश पर है? नहीं। उसके ऑपोजिट पर है? नहीं। क्या हो जाएगा? पलट जाएगा।
एस आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगेन एस आ गया तो मतलब क्या है, आंसर नहीं होगा ये। यहां देखो 1 2 3 और 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जाओ, क्या आएगी प्रायोरिटी, क्या होगा आंसर, एस होगा। चौथी प्रायोरिटी डैश पर है, हाँ डैश पर ही है तो यानी एस का एस ही रहेगा, पलटेगा नहीं। यानी ये भी एस है, ये भी एस है, ये भी एस है, तीनों एस है, एस से हमें एस ही मिल रहे हैं। इसका मतलब है क्या है, ये इनएंशियमर्स नहीं है। एस का आर मिल गया यानी 1 ही इनएंशियमर होगा, और हमसे इनएंशियमर ही पूछा हुआ था, तो इनएंशियमर क्या है, 1 है आप इसका इनएंशियमर। इसे कहते हैं हम क्या, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, और ये निकलती है सीआईपी रूल से, कैन इन गोल्ड प्रीलॉग सीरीज रूल से। सीआईपी का मतलब है कैन इन गोल्ड प्रीलॉग सीरीज, कैन इन गोल्ड प्रीलॉग सीरीज, इसका मतलब होता है ये, और इससे निकलते हैं ये सारे आंसर्स। ठीक है, चौथी प्रायोरिटी डैश पर है या उसके ऑपोजिट पे है तो क्या कहते हैं, रिटेन हो जाती है, वरना साइन पलट जाते हैं। क्लॉक देखो, पहले तो क्लॉकवाइज आए तो आर होगा, एंटी क्लॉकवाइज आए कॉन्फ़िगरेशन तो एस होगी। अगर फोर्थ पर डैश आए या ऑपोजिट पर आए फोर्थ वाली प्रायोरिटी तो ये कॉन्फ़िगरेशन मान्य है, आर और एस वाली, नहीं तो ऑपोजिट हो जाती है, आर एस बन जाता है, एस आर बन जाता है, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, और हम लोग निकालते कैसे हैं प्रायोरिटी, एटॉमिक मास से। ठीक है, नहीं तो फिर एटॉमिक नंबर पर भी जाते हैं, और आपके इसमें बॉन्ड्स वगैरह के बारे में भी होता है कि सूडो बॉन्ड है या रियल बॉन्ड है, इस टाइप का भी होता है, उस सब के बारे में डिटेल में मत जाना। ठीक है, नेक्स्ट देखो 22nd क्वेश्चन, बी आर की पोजीशन इसके अंदर पूछी गई है, बी आर की पोजीशन क्या होगी, अब ये बताओ। मजा आया होगा आपको इस टॉपिक को सीखने में, आई हो, है ना। बी आर की पोजीशन पूछिए। अलाइल, अलाइल क्या होता है, अलाइल होता है ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये आपकी बी आर। अगर इस टाइप का होता तो ये अलाइलिक होता। इसमें क्या दे रखा है, CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH C बी आर CH3 CH3। कैसी है ये पोजीशन, CH2 डबल बॉन्ड CH, तो इसे इस बॉन्ड को देखो, सपोज करो CH2 की जगह ये है तो CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड में C और उसके ऊपर ये, यानी इसे 1 मानो, इसे 2 मानो, इसे 3 मानो, और 3 के ऊपर ब्रोमीन लग रहा हो, तो ये 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो और 3 के ऊपर ब्रोमीन लग रहा हो, इसी टाइप का बन रहा है ये। डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन हो, उस पर ब्रोमीन उस पर एलोजन लग रहा हो, तो ये होती है अलाइलिक। ठीक है, ये होती है अलाइलिक। ठीक है, विनाइल कैसी होती, विनाइल होती CH2 डबल बॉन्ड CHX, ये होती विनाइल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन पूछी गई है क्लोरीन के साथ और बेंजीन के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में, इसमें अटैकिंग स्पीशीज क्या होगी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसी एस टाइप का ही, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसी टाइप का, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, समझ आ रही है या नहीं। बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ होती है AlCl3 की प्रेजेंस पे। अगर AlCl3 है तो ये लुईस एसिड का काम करता है, अगर AlCl3 की जगह लाइट होती तो ये जो है इसके अंदर फ्री रेडिकल होता, लेकिन यहाँ पर AlCl3 एज अ लुईस एसिड काम करता है, ये अडक्ट बनाता है और इसमें जो स्पीशीज बनती है ये Cl पॉजिटिव बनती है। ठीक है, कौन अटैक करता है बेंजीन रिंग को इन दिस रिएक्शन, तो ये होती है Cl पॉजिटिव रिंग, Cl पॉजिटिव बनता है इसके अंदर,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज अटैक द बेंजीन रिंग इन दिस रिएक्शन, कौन होता है इस रिएक्शन के अंदर? वैसे तो क्वेश्चन ही गलत है, अटैक द बेंजीन, बेंजीन रिंग को अटैक नहीं करेगी ये स्पीशीज। Cl पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव बनता है इसके अंदर, ठीक है। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसकी लैंग्वेज में करेक्शन है, समझ में आई? ओके, नेक्स्ट देखो, कौन SN1 सबसे ज्यादा रेडिली अंडरगो करेगा? तो SN1 के लिए मैंने बताया है, सबसे पहली बात तो क्या होती है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है। सेकेंड चीज मैंने बताई कि इसके लिए जो है ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। उसके बाद मैंने बताया है कि 3:1 होता है इसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फेवर करता है इसे, ये रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव होती है, ठीक है। उसके बाद पांचवी चीज, इसके अगर लिविंग ग्रुप के बारे में बताए हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आयोडीन एक बढ़िया लिविंग ग्रुप रहेगा या फ्लोरीन एक बढ़िया लिविंग ग्रुप रहेगा? छोटा है, निकलना नहीं चाहेगा, अच्छे से अटैच होगा। ये कैसा है, आयोडीन है, बड़ा है, आसानी से निकल जाएगा, तो बेटर द लिविंग ग्रुप होगा इसके अंदर आयोडीन। तो डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी इंक्रीज होती है, तो आयोडीन एक बेटर लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो इसलिए फोर्थ होगा इसका आंसर। SN1 सबसे अच्छा ये लिएगा, क्यों? क्योंकि आयोडीन एक बेटर लिविंग ग्रुप है। आयोडीन क्या है, एक बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है। इस बेसिस पर इसका आंसर जज होगा। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आप लोग, है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, मॉलिक्यूल जिनकी मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल होती है उन्हें कायरल कहते हैं। कौन सा मॉलिक्यूल इनमें से कायरल है? वो पूछा गया कायरल कौन सा है। कायरल का सिंपल सा मतलब समझ लो कि चारों वैलेंसी अलग अलग चीजों से सेटिस्फाई होनी चाहिए, बस। इनमें से कौन, किसके अंदर जो है वैलेंसी अलग अलग से सेटिस्फाइड है, ये बताना है मुझे, बस इतना सा काम है। टू ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमीन ये रहा, एक तरफ H है, तो देखो एक तरफ इथेन है, एक तरफ मीथेन है, एक तरफ H है और एक तरफ Br है। सी कैसा है इसमें, कायरल है। आंसर हो गया 1, और चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी के देखोगे तो कुछ ना कुछ उसमें कॉमन ही आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, कौन सा कार्बन एटम एसिमेट्रिक है इसके अंदर? एक कार्बन एटम देखो, यहाँ पर O है, इसके यहाँ पे O है, यहाँ पे इसके C है, ठीक है। डबल बॉन्ड को तोड़ के मान लिया करो क्वेश्चन के लिए, 2 O लगा लिया करो इसमें, ठीक है। जब भी डबल बॉन्ड आए तो उसको तोड़ के उतने जो है सामने वाले एटम्स कर लिया करो। समझ में आई? यहाँ एक ओ ये रहा, एक ओ ये रहा, एक सी है, एक ओ है, क्या है इनमें से पूछ रहा है, एसिमेट्रिक कौन सा है ये बताना है। बताओ आंसर क्या होगा। ऑब्वियसली बात है, ए वाला तो नहीं होगा, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो ए तो यहाँ से कट गया, ए यहाँ से भी कट गया, ए यहाँ से भी कट गया, ऑप्शन हो गया बी और सी। चेक करने की जरूरत ही नहीं है, करना है तो कर लो। बी देखो, बी में एक तरफ ये वाला कार्बन है, एक तरफ ये वाला कार्बन है, एक तरफ H है, एक तरफ OH है। यहाँ पर एक तरफ COH लगाए, एक तरफ CHOH और H लगाए हैं, एक तरफ OH लगाए, एक तरफ H लगाए, चारों वैलेंसी अलग अलग तरह से लगी हुई हैं, इसलिए बी हो गया एसिमेट्रिक। सी की बात करें तो सी वाले में एक तरफ CHOH है, एक तरफ H है, एक तरफ OH है और एक तरफ CHO है, चारों अलग अलग सेटिस्फाइड है, क्या हो गया, एसिमेट्रिक। डी वाले की बात करें तो डी वाले में अगेन 2 O हो गए, तो डी वाला सिमेट्रिक हो गया, ठीक है, मतलब एसिमेट्रिक नहीं था, ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट देखो,
कौन सा कंपाउंड रेसिमिक मिक्सचर देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से? तो मैंने ऑब्वियसली बताया रेसिमिक मिक्सचर कौन देता है, जो स्टीरियो सिलेक्टिव हो, यानी SN1 रिएक्शन। बेसिकली SN1 के बारे में पूछा जा रहा है कि SN1 रिएक्शन कौन सबसे बढ़िया देगा। OH नेगेटिव आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो SN1 के लिए लेटर लीविंग ग्रुप की बात करें तो BR ही है हर एक में, तो लीविंग ग्रुप तो BR है, तो लीविंग ग्रुप पर तो गवर्न नहीं होगी रिएक्शन। रिएक्शन गवर्न होगी किस पर? टर्शरी पे। टर्शरी कौन है इसमें से? वैगनर मीडियन किसकी बढ़िया है और कार्बोकैटायन किसका सबसे ज्यादा स्टेबल है, उस चीज वो चीजें फैक्टर जो है वो वाले फैक्टर डिसाइड करेंगे इस रिएक्शन। देख लो इसमें क्या होगा आंसर फिर, बताओ क्या होगा इसके अंदर आंसर, कौन गवर्न करेगा आंसर को? अगर यहाँ पर पॉजिटिव आ जाए, BR को भूल जाना, एक तरफ यहाँ पॉजिटिव आ जाए, एक तरफ यहाँ पॉजिटिव आ जाए, रेसिमिक मिक्सचर कौन देगा वो पूछ रहा है, रेसिमिक मिक्सचर कौन देगा? अच्छा इसमें एक और चीज है, रेसिमिक मिक्सचर देने के लिए इसमें एक और चीज है। रेसिमिक का मतलब है कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। देखो यहां से क्या बनेगा, ये हो जाएगा इस तरीके का CH3 CH पॉजिटिव और CH2 CH3, ये इस तरीके का हो जाएगा, ये है A। B वाला क्या हो जाएगा, CH3 C पॉजिटिव CH3 और यहां आ जाएगा CH2 CH3। ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर रेसिमिक नहीं बनेगा, यहाँ पर मुझे पता है यही लगना है, पोजीशन ही इसकी यही है लगने वाली, तो ये रेसिमिक नहीं बनने वाला, यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनेगा। सी थर्ड वाले में देख, ये है B। सी वाले में देखो तो सी वाला क्या है, CH3 CH C2H5 और यहाँ पे आ जाएगा CH2 पॉजिटिव। ठीक है, चाहो तो इसको इस तरीके से शिफ्ट करा सकते हैं, तो ये CH3 CH इस तरह से पॉजिटिव और CH2 C2H5 इस तरीके से इसे कर सकते हो, लेकिन इस तरह की शिफ्ट मायने नहीं रखती। अगर आप इसे आंसर में देखोगे तो इससे और इससे क्या कहते हैं, यहाँ पे इस तरह की शिफ्ट मायने नहीं रखती। ठीक है, अल्फा किन हो गए इसके अंदर, तो देखो 2 इधर और 3 इधर, 5 और एक ये 6, इस सॉरी इसके कार्बन है ना 2 और 3 5 यहाँ के गिन लो, या 3 और 3 6 और 2 8 इधर के गिन लो, और यहाँ पे है, तो इस तरह से अगर इसका स्टेबल बना लोगे स्टेबल के गिन लो। हर केस में क्या हो रहा है, हर केस में आपका इस केस में और इस केस में दोनों में आपका स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही बनेगा। सिर्फ एक यही केस है जिसके अंदर आपका मिक्सचर बन सकता है, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, हाँ जी, ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन 1। क्यों होगा, अब रेसिमिक मिक्सचर पूछा ना, अरे देखो यार यहाँ पर तो एसिमेट्रिक है ही नहीं, ये कायरल ही नहीं है, CH3 हो गए दोनों जगह, ये तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो ही नहीं करेगा, रेसिमिक की बात ही खत्म हो गई, यानी बी तो ऑप्शन में है ही नहीं, बी यहाँ से ये ऑप्शन तो कट गया। और सी की बात करें तो सी के लिए जो है ना इसका कम है, ए वाले से कम है सी का। उसने कहा रेसिमिक मिक्सचर कौन देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH नेगेटिव आयन, तो उसके अंदर SN1 में ये प्रेफरेंस मिलेगी, ओनली ए देगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ओनली ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन निकालिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करे और सब्स्टिट्यूट करके चला जाए, इसकी रेट बतानी है। न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करे और सब्स्टिट्यूट करके चला जाए, इसकी रेट बतानी है, बताओ इसकी रेट क्या होगी, क्या होगी इसकी रेट?
देखो न्यूक्लियोफाइल को आना है, यानी सेंटर को कैसा होना है। अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो कौन सी रिएक्शन में बढ़िया होगी, जहां पर सेंटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, यानी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तब ये तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है तो यानी इलेक्ट्रोफाइल उतना बढ़िया कब माना जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो वो इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के लिए क्या हो जाएगी चीज, यहाँ पे क्या हो रहा है, NO2 है, NO2 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है, यानी इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बना रहा है, और वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एट दी ऑर्थो पोजीशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है एट दी पेयर, एट दी मेटा पोजीशन। जबकि यहाँ क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये न्यूट्रल है। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ अच्छा होगा ये बताओ, सबसे ज्यादा अच्छा कहाँ पे होगा। NO2 ग्रुप अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनाएगा, सबसे अच्छा कहाँ पे होगा ये बताओ। ऑब्वियसली बात है, ऑर्थो पर सबसे अच्छा होगा ना, ऑर्थो पैरा पर तो सबसे अच्छा होगा। तो यानी बी का मैक्सिमम होगा। बी का मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, बी का मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है, ये कट और ये कट। ए कैसा है, ए में तो कुछ हो ही नहीं ना विड्रॉ, तो ए मिनिमम हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा आंसर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करना है तो बी और सी में से कोई ज्यादा होगा, ए कम ही होना है, यानी आंसर में ए कम ही होना है, यानी ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ए तो लीस्ट होना ही होना है। ए लिस्ट में या तो ये ऑप्शन था या तो ये ऑप्शन था, और सी को बी को मैक्सिमम होना था, तो ऑप्शन हो गया थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन हो गया थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है, बता दो जल्दी से बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है, जल्दी बता दो। ब्यूटेन है, क्लोरोब्यूटेन है, ब्रोमोब्यूटेन है, आयोडोब्यूटेन है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अरे भाई बॉइलिंग पॉइंट वहां ज्यादा जिसका वजन ज्यादा, जिसका वजन ज्यादा उसे उठाने में ज्यादा मेहनत लगेगी ना, ज्यादा समय लगेगा। कोई हल्का है तो आसानी से उठ जाएगा, जो भारी है वो देर में उठेगा। आयोडीन का वेट ज्यादा, तो आयोडीन को उठाने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, यानी आयोडीन लास्ट में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया, खत्म। वजन ज्यादा तो टाइम ज्यादा, तो यानी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उसका ऑप्शन नंबर 1 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट अबव रिएक्शन, इस स्टेटमेंट रिएक्शन के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से करना। इसके सब पार्ट्स हैं, ये ए पार्ट है, ये इसका बी पार्ट है, और ये इसका सी पार्ट है। ठीक है, 3 पार्ट में है ये, इसे ढंग से करना। क्वेश्चन दे रखा है कि इस टाइप का हमारा कंपाउंड है, इसमें 2 H दे रखे हैं, यानी ये एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है। ठीक है, और OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के बाद एक ही जगह पे बॉन्ड स्पीशीज टूट रही है और जोड़ रही है, नहीं बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग एक ही स्टेप में हो रहा है, और इस तरीके से हमारा इन्वर्जन हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन में। इस टाइप का मैकेनिज्म दिखाया हुआ है हमारे को, इसे सॉल्व करो। हिंट मैंने दे दिया आपको, हिंट मैंने आपको दे दी है। ये MSQ क्वेश्चंस हैं, एक भी करेक्ट हो सकता है इन ऑप्शंस में से, एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। तो देखो, ए और ई न्यूक्लियोफाइल है, ए और ई न्यूक्लियोफाइल है, ए और ई न्यूक्लियोफाइल है क्या, बिल्कुल ठीक बात है, ए और ई न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल ही तो है, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है आगे के लिए। सी में कार्बन एटम sp3 है, सी में कार्बन जो है वो sp3 है, बताओ।
सी में इस रिएक्शन में सी में कार्बन sp3 है, सी में कार्बन sp3 है ही नहीं, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है बॉन्ड फॉर्मिंग, ये तो ट्रांजिशन स्टेट है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। सी में कार्बन sp2 है, सी में कार्बन sp2 है, बिल्कुल ठीक बात है, सी के अंदर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। ए और ई इलेक्ट्रोफाइल है, ए इलेक्ट्रोफाइल है नहीं, ये बात तो बिल्कुल ही गलत हो गई। ऑप्शन क्या हो गया, 1 और 3 करेक्ट है, 1 और 3 करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गिवन रिएक्शन SN2 है, बिल्कुल ठीक बात है, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मिंग मैंने अभी बताई था, SN2 पाथवे ही है ये। नेक्स्ट है बी और डी की ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होगी, अभी बताई कि वोल्टन इन्वर्जन होगा इसके अंदर, ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होगी, यानी सेकंड भी सही है इसका। थर्ड देखो, बी और डी की सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी, गलत बात हो गई, और SN1 है, ये भी गलत बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है इंटरमीडिएट सी अनस्टेबल है बिकॉज यहाँ पर कार्बन 5 से अटैक जो है अटैच है, बिल्कुल ठीक बात है, इंटरमीडिएट अनस्टेबल है, ट्रांजिशन स्टेट है ये, जिसमें बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग हो रही है एक साथ। सी अनस्टेबल है क्योंकि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, नहीं इससे क्या मतलब है, सी अनस्टेबल है, सी तो बिल्कुल स्टेबल है ही नहीं। सी लेस स्टेबल है रिएक्टेंट से, बिल्कुल ठीक बात है, रिएक्टेंट से कम स्टेबल है, सी का हो गया 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट देखो, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, आई थिंक, हाँ ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। असर्शन और रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, असर्शन और रीजन दोनों गलत है, असर्शन सही है रीजन गलत है, असर्शन गलत है रीजन सही है, या फिर असर्शन रीजन दोनों सही है पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 5 ऑप्शन है, पांचों में से एक चूज करना है, असर्शन ये दे रखा है, रीजन ये दे रखा है, चूज करो। असर्शन बोल रहा है कि क्लोरीन को हम OH से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्लोरोबेंजीन में इन कंपैरिजन टू दैट इन क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन अगर हमारे पास है CH3 CH2 Cl है, ठीक है, और हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे OH लगाना डिफिकल्ट है, इससे यहाँ पर OH लग सकता है आसानी से इसके कंपैरिजन। रीजन दे रखा है कि कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड क्लोरोबेंजीन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसका, बताओ सही है गलत है, इजी क्वेश्चन है, बस असर्शन रीजन के वो हमने पूछ लिया है, बताओ। बताओ जल्दी। अरे भाई सही बात है, क्लोरीन को रिप्लेस करना OH से इसमें डिफिकल्ट है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ना कि ये जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन पर लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर जो है ये रिंग को डोनेट करेगा तो इस रिंग के अंदर क्या आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ये छोड़ेगा ही नहीं, ये जो होगा, ये जो बनेगा, अगर इस टाइप का बन गया, ये बिल्कुल ही अनस्टेबल होता है, ये बनता ही नहीं है, इसका मतलब है डिफिकल्ट है, ये असर्शन तो 2 है और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, यानी असर्शन रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन 1 हो गया इसका आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। इसके साथ साथ हम लोगों ने वाइंड अप कर लिया है अपना हेलोअल्केन्स हेलोअरीन्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स से शुरुआत करेंगे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, और आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। और इस सेशन की पीडीएफ, बाकी सारी पीडीएफ, सारी इन्फॉर्मेशन QR कोड से स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए करे 30 मिनट्स पहले, आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।